ओके, सो चैप्टर 5, द नेम ऑफ द चैप्टर इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही अच्छा खासा चैप्टर है ये। बट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अभी जो हमारा करंट सिनेरियो है वर्ल्ड का, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, फिर उसको हम लेकर आएंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। सो आपने ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस है ना, इंस्टाग्राम या फिर जो फेसबुक यूज करते हो उसमें ऐसे देखा ही होगा, सॉल्व दिस इफ यू आर अ जीनियस, एंड कुछ तीन चार नंबर्स होते हैं एंड फाइंड द नेक्स्ट नंबर। तो ऑल सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू हैव ऑलरेडी सीन ऑन द इंस्टाग्राम, बस वैसा ही मैं कुछ क्वेश्चन सब आप लोगों से पूछने वाला हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कोरोना वायरस के ऊपर क्वेश्चन है कि मान लो, जस्ट इमेजिन कि कोई एक दिन ऐसा था जिस दिन कोरोना पेशेंट्स थे टोटल 20। ओके, एंड सिनेरियो ऐसा हुआ कि हर दिन कोरोना पेशेंट्स है ना डबल होते जा रहे हैं। तो अगले दिन 40 हो जाएंगे, फिर उसके अगले दिन 80 हो जाएगा, फिर उसके अगले दिन 160 हो जाएगा। तो अब आप लोग मुझे फटाफट चैट बॉक्स में बताओ, नेक्स्ट डे पर कितने होंगे? 160 के बाद कितने होंगे? डबल, दैट इज 320। गुड एवरीवन, ये तो चलो बहुत इजीली आपने बताया। ये था बात फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे का। अगर मैं आप लोगों को अब ये क्वेश्चन पूछूं कि अब मुझे ये बताओ कि 15 दिन के बाद कितने पेशेंट्स हो जाएंगे, 15th डे के दिन कितने टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स आएंगे ऑन दी 15th डे? ऑन दी 15th डे ला दिया ना मैंने मजदूरों वाली हरकतों पर। क्या कर रहे हो अब? एक एक करके दिन को मल्टीप्लाई कर करके ढूंढ रहे हो। वेरी गुड। ठीक है, तो चलो कुछ ना कुछ तो आएगा, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ। आप लोग थोड़ी सी मजदूरी करके 15th डे पर नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स ढूंढ लेना। दूसरा सिनेरियो में ले रहा हूँ, चलिए एवरीवन पे अटेंशन ओवर हियर। सेकंड सिनेरियो अगेन आई एम टेकिंग। मान लो फर्स्ट डे पे कोरोना वायरस के पेशेंट्स जो थे दैट इज 20। अब हर दिन 10-10 पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो सेकेंड डे टोटल कितने पेशेंट्स आएंगे? 30। थर्ड डे कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स आएंगे? 40। फिफ्थ फोर्थ डे पर 50, फिफ्थ डे पर 60, फिर उसके बाद 70। नेक्स्ट डे पर कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स? 80। गुड, ये तो चलो इजी था। अब मान लो मुझे अब चाहिए 66th डे पर टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने होंगे ऑन द 66th डे? हाउ मेनी नंबर ऑफ पेशेंट्स आर गोइंग टू रजिस्टर? दिस इज क्वाइट इजी। 670। गुड, तो 670, 660, 680, ओहो बहुत सारे फ्लक्चुएशन आंसर में। एक जने तो 1200 दे दिया है, मतलब दुनिया को खत्म ही करना है इसको ऑन द 66th डे। तो वो आप ढूंढेंगे, ये भी था एक पैटर्न। एक और सिनेरियो में लेता हूं यहाँ पे। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब नंबर ऑफ कोरोना वायरस पेशेंट्स मान लो आज के दिन है टोटल 900। द नंबर ऑफ कोरोना वायरस पेशेंट्स टुडे इज 900, एंड हमारी हालत थोड़ी सी सुधर चुकी है। अब नंबर ऑफ कोरोना वायरस पेशेंट्स डिक्रीज हो रहे हैं, यानी कि फर्स्ट डे 900 केस आए, सेकेंड डे मान लो 850 केसेस आए, थर्ड डे पर 800 केसेस आए। तो बोलो फोर्थ डे पर कितने केसेस आएंगे? हाउ मेनी नंबर ऑफ केसेस विल कम ऑन फोर्थ डे? 750। एब्सोल्युटली करेक्ट। ऐसे ही इफ आई आस्क यू कि मुझे बताइए कि 21st डे पर कितने पेशेंट्स आएंगे ऑन द 21st डे? सोचो सोचो, मजदूर बन जाओ। गुड गुड, आई कैन सी सम ऑफ द आंसर्स, दैट इज रियली गुड। हित भी 1050 थोड़ी होगा, बढ़ जाएंगी फिर तो। गुड, वेरी गुड। सो आई थिंक सो यू कैन डू इट। एक और एग्जांपल लेते हैं, दिस इज वन मोर, दिस इज द लास्ट वन। मान लो आज सेम एग्जांपल, आज कोरोना वायरस पेशेंट्स है 900। द नंबर ऑफ कोरोना वायरस पेशेंट्स टुडे इज 900, एंड हर दिन हर दिन
इस नंबर का डिवाइड बाई 5 हो जाता है. नंबर ऑफ कोरोना वायरस पेशेंट्स ऑन द नेक्स्ट डे इज गोइंग टू गेट डिवाइडेड बाई 5. तो फर्स्ट डे पे अगर 900 है तो सेकेंड डे पर बताओ कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स आएंगे? 1. टेल मी, कम ऑन. 180. गुड. तो अब इसके थर्ड डे पर कितने नंबर ऑफ कोरोना वायरस पेशेंट्स होंगे ऑन द थर्ड डे? 36. गुड. अब इसके बाद आप देखोगे तो पॉइंट में आएंगे, एंड पॉइंट में तो पेशेंट्स पॉसिबल है नहीं, तो इसके लिए मैं इसको यहीं पे रहने देता हूँ. बट जस्ट इमेजिन, यहाँ पे आप कुछ ना कुछ पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे थे. कभी आपने ऐड किया, कभी आपने मल्टीप्लाई किया, समटाइम्स यू हैव सब्ट्रैक्टेड, एंड इन सम ऑफ द एग्जांपल्स यू हैव डिवाइडेड इट. ये सब को हम बोलते हैं पैटर्न. एंड अगर कोई भी चीज पैटर्न फॉलो करती है, सो दैट पार्ट इज नोन एज अ सीक्वेंस. हम उस चीज को बोलते हैं सीक्वेंस. यानी कि ये जो चारों केसेस मैंने लिए, ये चारों केसेस कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो कर रहे थे. आइदर इट कैन बी सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन. पर पैटर्न फॉलो करना चाहिए. इफ द नंबर्स आर फॉलोइंग अ पैटर्न, यू कैन से दैट इट इज अ सीक्वेंस. ठीक है. फिर वो पैटर्न कुछ भी हो सकता है, कुछ भी यानी कि कुछ भी. अगर पैटर्न फॉलो कर रहा है, सो इट इज अ सीक्वेंस. अब सीक्वेंस बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. ठीक है. उसमें से एक सीक्वेंस है आपका ये चैप्टर नंबर 5, दैट इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. मैं शॉर्ट में इसको लिख रहा हूं एपी. सीक्वेंस में से, सीक्वेंस एक्चुअली बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, उसमें से एक टाइप का जो सीक्वेंस है वो है आपका ये चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो अब समझते हैं कि कैसा सीक्वेंस एपी होगा. ओके. तो किस तरीके का पैटर्न आप ऑब्जर्व करोगे तब आप उसको एपी बोल सकते हो. एपी होने के लिए, कोई भी सीक्वेंस का एपी होने के लिए एक ही कंडीशन है कि जो नेक्स्ट नंबर है वो ऑब्टेन करने के लिए आपको किसी कांस्टेंट को ऐड करना पड़ेगा. टू ऑब्टेन द नेक्स्ट नंबर, अगर एक कांस्टेंट नंबर को ऐड करते जाने पे नेक्स्ट नंबर मिलता जा रहा है, तो उस टाइप के सीक्वेंस को यू विल से इट एज दैट इट इज इन एपी. पे अटेंशन फॉर द फर्स्ट एग्जांपल. फर्स्ट वाला जो एग्जांपल हमने लिया था, क्या इसमें कोई एक कांस्टेंट ऐड करते जाने पे आपको नया नंबर मिल रहा है क्या? इन द फर्स्ट एग्जांपल देखो, अगर मैं 20 में 20 ऐड करूं मुझे 40 मिल रहा है, पर क्या वापस से 20 ऐड करने पे 80 मिलेगा? नो. यहां पे मल्टीप्लीकेशन का पैटर्न है. मल्टीप्लाई बाय 2 करते जाओ. 20 इंटू 2 40, 40 इंटू 2 80, 80 इंटू 2 160. यानी कि ये सीक्वेंस तो है पर एपी नहीं है. एपी होने के लिए, arithmetic progression होने के लिए, the condition is to obtain the next number you need to add the constant. वो constant कुछ भी हो सकता है, पर वही सेम कांस्टेंट ऐड करते जाने पे आपको आंसर मिलते जाना चाहिए. ठीक है. चलिए सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं. क्या सेकंड वाले में कोई एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड करने पे आपको नया नंबर मिलता जा रहा है? यस और नो? इन द सेकंड एग्जांपल, कैन यू फाइंड अ कांस्टेंट जिसको ऐड करते जाने पे आपको नया नंबर मिल रहा है? एज यू कैन सी ओवर हियर, 10 ऐड करो. 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 10 60. दैट मीन्स ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, और वो पैटर्न क्या है? एक कांस्टेंट नंबर को ऐड करते जाओ तो नया नंबर मिलता जाएगा. उस टाइप के पैटर्न वाली सीक्वेंस को आप क्या बोलोगे? दैट द सीक्वेंस इज इन एपी. ओके. एक ही पैटर्न होना चाहिए. पे अटेंशन. सीक्वेंस बहुत सारे टाइप के होते हैं. मल्टीप्लिकेशन वाला सीक्वेंस होता है, डिवीजन वाला सीक्वेंस होता है, फिर कोई टेबल वाला सीक्वेंस होता है. ये सबके अलग अलग एपी होते, सॉरी, अलग अलग कैटेगरीज होते हैं. एंड एडिशन करके जो सीक्वेंस जनरेट होता है उसको आप बोलते हो एपी. और भी टाइप के सीक्वेंस होते हैं जैसे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ये सब अलग अलग पैटर्न के ऊपर बेस्ड है. आपके सिलेबस में जो पैटर्न है दैट इज एपी. एपी में आपका सीक्वेंस तभी होगा जब एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड करने पे आपको नया नंबर मिलता हो.
So similarly, have a look to the third case. Can I say this is in AP? Yes or no, everyone? Come on, tell me. Can you say that the third sequence which I have written over here is in AP or not? Yes, Jishan is saying no. Yes, Jishan, आपको मैं unmute करता हूँ. Just tell me the reason why you are saying no. Yes, Jishan, come on. सर क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, हमें अरिथमेटिक प्रोडक्शन के लिए ऐड करना होता है। अगर मैं जिशान ऐसा बोलूं आपको, -50 को ऐड करते जाओ, 900 में -50 को ऐड किया, क्या आएगा आंसर? 850। आ तो गया बात। आपका जो डेफिनेशन था एपी का वो जस्टिफाई कर तो रहा है। 850 में से -50 को ऐड करो 800, 800 में से -50 को ऐड करो अगेन 750। तो दिस इज ऑल्सो फॉलोइंग अ पैटर्न, तो ये भी क्या होगा? एपी। यानी कि इससे आपको क्या पता चला कि आपका जो कांस्टेंट है वो जरूरी नहीं है सिर्फ पॉजिटिव ही हो, वो नेगेटिव भी हो सकता है। आपको तो सिर्फ कांस्टेंट को ऐड करते जाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन दो वर्ड भी यूज कर सकता था, बट आई हैव जस्ट यूज्ड एडिशन, क्योंकि एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहना चाहिए। सो जरूरी नहीं है कि आपका कांस्टेंट वैल्यू जो आप ऐड कर रहे हो बार बार वो सिर्फ पॉजिटिव हो, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। So clear everyone with the third one. Now we'll move to the fourth one. Yes, just have a look to the fourth one. Can you say that this is in AP? The fourth one. Very good. Is the fourth one is in AP? Good. Yes, Aditya. ये AP में है कि नहीं है? होगा सर। कैसे होगा? सर हमने 900 को डिवाइडेड बाय 5 किया, तो हम ऐसा कोई कांस्टेंट ढूंढेंगे जिसको हम अगर 900 से माइनस करेंगे तो 180 आएगा। क्या है वो कांस्टेंट? ढूंढो। एंड वही कांस्टेंट से, सुनो, वही कांस्टेंट को फिर 180 से ऐड करने पे 36 भी आना चाहिए। वो कांस्टेंट सेम रहना चाहिए, कांस्टेंट वेरी नहीं करना चाहिए। So you cannot find a constant number over here. That means यहाँ पे नेक्स्ट नंबर ऑब्टेन करने के लिए एडिशन नहीं करना पड़ रहा है, नेक्स्ट नंबर ऑब्टेन करने के लिए आप डिवाइड बाई 5 कर रहे हो। एंड एपी में डिवीजन का पैटर्न नहीं लगता है, कौन सा पैटर्न लगता है? एडिशन का। अगर आपको ऐड करने पे नया नंबर मिल रहा है, देन एंड देन ओनली यू कैन से दैट योर सीक्वेंस इज इन एपी, वरना नहीं है। सो दिस वन इज ऑल्सो नॉट इन एपी, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को अब एक और एग्जाम्पल दिखाता हूं, फिर इसको और अच्छे से हम समझेंगे। 6 3 0 -3, ये एक मैंने सीक्वेंस जनरेट किया है, ये कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब आप लोग आइडेंटिफाई करो कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रही है। क्या ये एपी में है? यस, एपी में तो है। अब एपी में है यानी कि एक कांस्टेंट नंबर को ऐड करने पे आपको नेक्स्ट नंबर मिलना चाहिए। तो ओवर हियर यू कैन सी दैट कांस्टेंट इज योर -3। -3 को ऐड करते जाओ, आपको नेक्स्ट नंबर मिलता जा रहा है। 6 में -3 ऐड किया 3, 3 -3 0, 0 -3 -3। तो अब इसके आगे एक और टर्म मुझे ढूंढना हो तो -3 -3 -6 एंड सो ऑन, यू कैन फाइंड द नंबर्स नाउ, ठीक है। तो इससे आपको ये तो पता चल गया कि एपी में है कि नहीं है, वो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अब मैं आपको एपी के कुछ टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सीक्वेंस में जो नंबर सबसे पहले आता है इसको हम पहले तो ये सुन लो कि ये जो सारे नंबर्स हैं, दीज नंबर्स आर नोन एज टर्म्स। दिस इज नोन एज टर्म्स। पहला नंबर यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड नंबर सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। वैसे आप जितना नंबर लिखते जाओगे उतने टर्म्स आते जाएंगे। सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ, एट, नाइन, 10, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द पोजीशन। ये फर्स्ट पोजीशन पे है, इसके लिए फर्स्ट टर्म। ये सेकंड पोजीशन पे है, इसके लिए सेकंड टर्म। थर्ड पे है तो थर्ड टर्म, फोर्थ पे है तो फोर्थ टर्म। टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ साइन ए, एंड नीचे आता है वो नंबर एन। एन कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट वाले टर्म की बात करूं तो इसको आप लिखोगे A1,
सेकेंड वाले टर्म को यू विल राइट A2, थर्ड वाले को आप लिखेंगे A3, वैसे ही फोर्थ वाले को यू विल राइट A4। ठीक है, मान लो वैसे ही अगर आपका ये सीक्वेंस इनफाइनाइट तक जा रहा है, मान लो इनफाइनाइट है nth पोजीशन, तो वो लास्ट वाला पोजीशन जो भी होगा उसको आप क्या लिखेंगे, an। लेट्स टेक इट एज द लास्ट नंबर जो भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, दैट इज -105 ले लेते हैं। 105 का मुझे पोजीशन नहीं पता कि ये कौन से पोजीशन पे आने वाला है, बट जैसे जैसे आप टर्म्स यहाँ पे ढूंढते जाएंगे कभी ना कभी तो -105 आएगा। उसका पोजीशन मुझे पता नहीं है। अगर आपको पोजीशन नहीं पता होगा ना तो आप उसको ऐसे लिखोगे an, यानी कि nth टर्म, nth पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको हम बोलते हैं an। तो दिस इज द बेसिक टर्मिनोलॉजीज फॉर टर्म्स। जैसे कि अगर मैं एक ये वाला एग्जांपल लूं, सेकंड वाला एग्जांपल, तो इसमें फर्स्ट टर्म इज 20, second term is 30, third term is 40. I can write like this, a1 is equals to 20। एक चीज ध्यान रखिएगा, a1 को आप a भी लिख सकते हो, a1 भी लिख सकते हैं या तो फिर a भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम है। a1 लिखो या a लिखो तो मीनिंग इज सेम। a2 है आपका 30, a3 है आपका 40, a4 है आपका 50, एंड ऐसे ऐसे करके लिखते जाओगे आप लोग। सो दिस इज ऑल अबाउट द टर्म्स। अब बात करते हैं हम उस कांस्टेंट की जिसके ऊपर से आप लोग जज करते हो कि ये एपी है कि नहीं। एक्चुअली में उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं डिफरेंस। अभी तक जिस चीज को आप एज अ कांस्टेंट समझ रहे थे उसका असली में नाम है डिफरेंस। डिनोट करते हैं हम इसको स्मॉल डी से। डिफरेंस ढूंढने का एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। आप आपके सीक्वेंस में है ना, सेकेंड टर्म और उसके पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सिंपल सा लॉजिक है, मैंने खाली आपको सेकेंड टर्म से सिखाया। आपको जो टर्म लेना है लो, आप आपके सीक्वेंस में से कोई भी एक टर्म को पकड़ो, उसको उसके प्रीसीडिंग टर्म से सब्ट्रैक्ट कर दो, जो वैल्यू मिलेगी दैट इज नोन एज द डिफरेंस। चलिए देखते हैं। तो यहां पर बाय लुकिंग टू दिस क्वेश्चन, डिफरेंस अगर मुझे ढूंढना है तो a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है 3, फर्स्ट टर्म है 6, 3 माइनस 6, आंसर क्या आ रहा है, -3। हर बार आपका डिफरेंस -3 ही आना चाहिए, तो ही तो ये आपका एपी होगा ना। तो देखिए ध्यान से, ये तो मैंने किया इन दो को सब्ट्रैक्शन। वैसे ही अगर मुझे वापस से अब मैं थर्ड टर्म ले रहा हूं, तो थर्ड टर्म एंड उसके प्रीसीडिंग को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, a3 माइनस a2, तो 0 माइनस 3, अगेन आंसर क्या आया आपका, -3। अगर आपका डिफरेंस सेम ही आता है तो ही आपका सीक्वेंस एपी में होगा। मैं थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज करवा रहा हूं जो मैंने पहले आपको सिखाया। आपने पहले क्या सीखा था, एक कांस्टेंट को ऐड करते रहने पे अगर आपको दूसरा टर्म मिलता है तो ही वो एपी में है। अब आपका डेफिनेशन कुछ ऐसा है, इफ द डिफरेंस, इफ द कॉमन डिफरेंस remains same for each and every subtraction of your terms, then and then only you can say that your sequence is in AP। चलो मान लो अगर मैं ये फिफ्थ वाला टर्म लेता हूं, तो आई एम टेकिंग A5, मुझे डिफरेंस ढूंढना है तो मुझे इसके प्रीसीडिंग टर्म से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो A5 की वैल्यू है -6, A4 की वैल्यू है -3, तो माइनस ऑफ -3, दिस विल बी -6 + 3, अगेन डिफरेंस क्या आ रहा है, -3। एपी में आपका सीक्वेंस तभी होगा जब आपका डिफरेंस का वैल्यू हर बार सेम आएगा। अगर डिफरेंस का वैल्यू सेम नहीं आएगा तो आपका सीक्वेंस एपी में नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमने बोला ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों एपी में है, यानी कि इनमें कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। चेक करते हैं, a2 माइनस a1, 30 माइनस 20, 10 आ रहा है, 40 माइनस 30, 10, 50 minus 40, 10, 60 minus 50, 10. Each and every time the common difference is same, so this sequence is in AP. Similarly, check for the third one. 850 minus 900, minus 50 आया। 800 minus 850, वापस से minus 50 आया। 750 minus 800, again you are going to get -50. Each and every time the common difference is
सेम, तो आप क्या बोलोगे आपका सीक्वेंस एपी में है। आया समझ में। कॉमन डिफरेंस ध्यान दो यहां पे, डी की जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एंड इट कैन बी जीरो। डिफरेंस जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव का एक क्वेश्चन आपके सामने है, ये सेकंड वाला एग्जांपल। डिफरेंस क्या आया आपका इस क्वेश्चन में, +10। सिमिलरली आपका डी का वैल्यू नेगेटिव भी आ सकता है। यस एवरीवन, अब बराबर है स्क्रीन, गुड, ठीक है। वो ड्यू टू सम नेटवर्क कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था। वी विल अगेन स्टार्ट इट, पे अटेंशन अगेन। मैं वापस से डी वाली बात से चालू कर रहा हूं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा इसको। डी की जो वैल्यू है, हम जो बात कर रहे थे, कॉमन डिफरेंस आपको ढूंढना है, तो आप क्या करेंगे, कोई भी एक टर्म चूज करो एंड उसको उसके प्रीसीडिंग टर्म से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब जाके आपको मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस का वैल्यू। तो सिमिलरली डी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है एंड जीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव का क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, ये वाला एग्जांपल। नेगेटिव वाले क्वेश्चंस भी देख लिया आपने, ये वाला एपी देख लो, इसमें डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो अब आप लोग मुझे ये एक ऐसा एपी दो जिसमें कॉमन डिफरेंस जीरो आता हो। यस, जिसको भी आता हो दे कैन रेज योर हैंड। मुझे एक ऐसा एपी बताओ जिसमें कॉमन डिफरेंस जीरो आता हो। यस, मानुष का एक आंसर आया, दैट इज करेक्ट। यस, इफ एनीवन नोज द आंसर, या तो आप चैट बॉक्स में लिखिए या तो हैंड रेज कीजिए। कॉमन डिफरेंस जीरो आना चाहिए, वैसा कोई एपी दो। गुड गुड। चलिए, हमें जो थोड़े आंसर्स मिले हैं उसमें से मैं एक मानुष का आंसर ले रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिए। आई एम टेकिंग अ सीक्वेंस 6 6 6 6 6 6 6। इज इट इन एपी, यस और नो? एपी का डेफिनेशन अपने दिमाग में वापस से खोलो। एपी का मतलब एक कॉमन वैल्यू, एक कांस्टेंट को ऐड करते रहने पे आपको नया टर्म मिलना चाहिए। यहां पे वो कांस्टेंट है जीरो, जीरो को ऐड करते जाओ, आपको नया टर्म मिलता जा रहा है। सो दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो इन एपी। इससे आपको ये पता चला कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एंड इट कैन बी जीरो ऑल्सो। वेरी गुड। ऐसे ही नेगेटिव वाले क्वेश्चंस भी ले सकते हो आप, -1 -1 -1 -1 -1 दिस इज ऑल्सो इन एपी because again the common difference over here is zero. So to be in AP you just need to remember one point, AP में तभी होगा जब आपका common difference सेम आता हो, एंड एक ही दो बार सिर्फ कॉमन डिफरेंस आप चेक नहीं करेंगे, एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स यू आर गोइंग टू चेक द वैल्यू ऑफ डी फॉर द डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स। चलिए एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूं, उसके बाद में आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। सो द क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू सॉल्व is here, pay attention. Now I am going to take AP, that is minus AP नहीं, मैं सिर्फ एक सीक्वेंस ले रहा हूं, हमें चेक करना है कि ये AP में है कि नहीं है। I have taken a question that is -7 -9 -11 -13. I need to check whether this sequence is in AP or not. पर AP में होने का एक ही कंडीशन है, कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस ढूंढते हैं। A2 - A1, कॉमन डिफरेंस ढूंढने का फॉर्मूला, कोई भी टर्म पकड़ो उसको उसके प्रीसीडिंग से सब्ट्रैक्ट कर दो। सो आई हैव चूज A2 - A1, तो -9 माइनस ऑफ -7 विल बी +7, डी का वैल्यू आया -2। ऐसे ही और मैं दो बार कॉमन डिफरेंस ढूंढूंगा, उनमें भी अगर -2 ही आता है तो ही आपका सीक्वेंस एपी में है। चलिए अब मैं लेता हूं A3, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा A2 से। A3 की वैल्यू -11, A2 की वैल्यू -9, माइनस ऑफ 9 इज +9, अगेन -2। एक और चेक करते हैं, A4 - A3, तो -13 + 11, अगेन आपका आंसर क्या आया,
-2. If your common difference remains same each and every time, then and then only you can say that your sequence is in AP. Clear everyone? इस पॉइंट को ध्यान से लिख लीजिएगा. To be in AP, the common difference should remain same. तो ही AP में होगा, वरना AP में नहीं होगा. चलिए, तो अब मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत ही अच्छे से इसको कीजिए सॉल्व and tell me whether this is in AP or not. 6, 9, 12, 15. Come on, tell me, is it in AP? Good, very good. Correct everyone. बहुत सारे लोगों के आंसर yes आए हैं. That means it is in AP. You just need to remember only one thing. To be in AP, a common difference should remain same. One more question for all of you. 3/2, 1/2, -1/2, -3/2. Come on, tell me whether this is in AP or not. Again, you will do the same thing. Common difference ढूंढेंगे. Second term minus first term. So 1/2 -3/2. The answer which you are going to get over here is -1. वैसे ही वापस से अब थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो -1/2 -1/2. अब यहाँ पे d का वैल्यू क्या आ रहा है? 0. So sorry, it's not going to be 0, it is going to be -1. मैंने गलती से वहां पे 0 लिख दिया है. Pay attention. This is -1/2 and -1/2, so that will be -1. एक और बार ढूंढते हैं. So A4 minus A3, -3/2 and minus will be +1/2. यहाँ पर भी आपका आंसर क्या आ रहा है? -1. That means the value of D remains same each and every time. So this sequence is also in AP. चलिए, so now I'm going to ask one student. एक question मैं पूछूंगा उसको and he or she will be telling me whether it is in AP or not. तो लेते हैं बहुत ही स्मार्ट बच्चे को. बहुत ढूंढना पड़ता है. स्मार्ट ही स्मार्ट भरे बच्चे भरे पड़े यहाँ पे हर जगह. चलिए, यस ओमकार, अनम्यूट द माइक. यस सर. आपको अभी तक मैंने जितने भी कंसेप्ट सिखाए यहाँ पे वो क्लियर हुआ? यस सर. चलिए, तो आपको एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे, मैं इसमें फिर जो जो क्वेश्चंस आपको पूछूंगा आप मुझे बताते जाइएगा. 1 -1 -3 -5. ओमकार, कैन यू सी दिस सीक्वेंस? यस सर. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? सर पहला टर्म 1 है. सेकंड टर्म? -1. थर्ड टर्म? -3. डिफरेंस क्या होगा? सर एक मिनट सर. A2 -A1 होगा -2. A2 -A1 आपने किया तो -2 आया. अब चलिए, वैसे ही और भी ढूंढिए, क्योंकि आप AP में तो तभी बोल पाओगे ना जब सबके कॉमन डिफरेंस सेम हो. सर क्योंकि A3 -A2 भी -2 है. A3 -A2 भी आपका -2 ही आ रहा है. एंड A4 -A3 भी -2 आपका -2 आ रहा है. So each and every time the value of D is same, so I can say that this sequence is in AP. Clear? Good. Yes sir. So we'll take one more student. Yes, Adi. Adi, a question for you. बहुत ही ध्यान से देखिएगा यहाँ पे स्क्रीन पे. -2 2 -2 2 -2. Adi, can I say this is an AP? नो सर, नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि -2 में 4 ऐड किया तो 2 हुआ. अब 2 में 4 ऐड करेंगे तो 6 होना चाहिए. That means common difference सेम नहीं आएगा यहाँ पे. ठीक है? नहीं. एंड टू चेक कॉमन डिफरेंस हम पहले सेकेंड टर्म को उसके प्रीसीडिंग से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 + 2 आ रहा है 4. यही आंसर वापस से आना चाहिए A3 -A2 पर भी, पर A3 -A2 पे आपका आंसर क्या आ रहा है? -4 आ रहा है. दैट मीन्स द कॉमन डिफरेंस वैल्यू इज नॉट सेम. If the value of D is not same, that means your sequence is not in AP. Clear everyone? Quite easy. Good. Yes, sir.
तो चलिए अब आप लोगों को थोड़ी और चीजें मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा. This much part is clear to you. Now I'll be taking you to some new topic. देखिए ध्यान से. A question for all of you. अगर A का वैल्यू है 4 and D का वैल्यू है 3. If the value of A is 4 and the value of D is 3, यानी कि फर्स्ट टर्म है 4, कॉमन डिफरेंस है 3, मुझे पहले 5 टर्म बताओ, फर्स्ट 5 टर्म्स. तो फर्स्ट टर्म इज गिवन टू यू, दैट इज 4. नेक्स्ट टर्म आपको मिलेगा कॉमन डिफरेंस को ऐड करने पे, तो 4 + 3. गुड. इसके बाद वापस से थर्ड टर्म चाहिए तो वापस से आप 3 को ऐड कर दोगे. इसके बाद वाला टर्म चाहिए तो वापस से ऐड करेंगे. इसके बाद वाला चाहिए तो वापस से 3 ऐड करोगे. जो आप कांस्टेंट को ऐड करते रहते थे बार बार, वही चीज आपने यहाँ पे की हुई है. So by this you have find out your first 5 terms for this AP. Okay. So this is easy. Good. I'm giving you one more question. The value of A is now 4 and the value of D is now -3. अब मुझे आप लोग पहले 5 टर्म ढूंढ के दीजिए फटाफट. Come on, tell me in the chat box. Find the first 5 terms. First 5 terms ढूंढिए and text me in the chat box. Come on. 4 -1. Rainath, -4, then -7 and -10. Good. Good. चलिए, सो जिनके भी आंसर्स आ चुके हैं चैट बॉक्स में, गुड. अब आप लोग यहाँ पे आंसर वेरीफाई कीजिए अपना. फर्स्ट टर्म है 4. सेकेंड टर्म मिलेगा कॉमन डिफरेंस ऐड करने पे फर्स्ट टर्म के अंदर. 4 - 3, 4 के अंदर -3 ऐड कर दो, 1 मिलेगा. अब 1 के अंदर -3 ऐड कीजिए, so you are going to get, come on tell me, get -2. अब -2 के अंदर -3 ऐड करो तो -5. इसके अंदर वापस ऐड करो तो -8. ये होंगे आपके फर्स्ट 5 टर्म्स. अगर फर्स्ट टर्म है 4 एंड कॉमन डिफरेंस है -3, तो दिस विल बी योर फर्स्ट 5 टर्म्स. क्लियर एवरीवन? गुड. So let's take a student. Yes, Manush. Unmute करो. Unmute the mic. Good. Yes, So Manush, yes, question for sir. you. A का वैल्यू है -1.25 एंड D का वैल्यू है -0.25. चलिए अब मुझे बताते जाइए फर्स्ट 5 टर्म्स क्या होंगे यहाँ पे. पहला होगा -1. ये तो पहला तो -1.25 ही होगा फर्स्ट टर्म. -1.25 होगा. सेकेंड सेकंड टर्म होगा -1. -1 कैसे? सर -1.25 प्लस -0.25 करेंगे. तो माइनस माइनस प्लस माइनस होगा वहां पे, हाँ मतलब यानी कि आपको -1. ऐड करना पड़ेगा. देखो सेकेंड टर्म लाने के लिए उस कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा फर्स्ट में, यानी कि -1.25 में आप ऐड करोगे -0.25 लाइक दिस. तो ये हो जाएगा -1.25 -0.25. तो ये आंसर क्या आएगा? -1.5 आएगा. 1.5. गुड. नाउ टेल मी द थर्ड टर्म. -1.75. वेरी गुड. फोर्थ टर्म. -2. नेक्स्ट टर्म. -2.25. Correct. So now I think so कि you all are getting somewhat clear with such kind of question. अगर आपको फर्स्ट टर्म दिया हो एंड कॉमन डिफरेंस दिया हुआ हो तो आप इजीली टर्म्स को ढूंढ सकते हैं. चलिए एक क्वेश्चन अब मैं और ले रहा हूं यहाँ पे. आई एम गोइंग टू टेक वन सीक्वेंस दैट इज -1.2, -3.2, -5.2 एंड -7.2. ये दिया हुआ है सीक्वेंस and I'm taking one student. Yes, Shreya, unmute the mic.
Shreya, unmute the mic. Yes, sir. Good. In this sequence, Shreya, what will be the first term? minus 1.2. And what will be the common difference? 3. 2. Good. Sure. So find common difference. Second term minus first term. Second term is minus 3.2 and minus of minus 1.2 will be 1.2. तो आपका आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे? -2. -2. अब चेक करो क्या सेकेंड टाइम भी डिफरेंस ढूंढने पे आंसर -2 ही आ रहा है? हाँ. थर्ड टाइम? -5.2. Yes, sir. So can I say this sequence is in AP? Yes, sir. Very good. One last question for you. आप बताइएगा कि ये AP में है कि नहीं है? Okay, sir. Question is 0, -4, -8, -12. Come on, tell me whether this is in AP or not. -4. नहीं सर. नहीं है AP में? हाँ हाँ नहीं सर है. नहीं या है? दोनों आप बोल रहे हो आंसर? है, ठीक है. तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ रहा है? -4. यानी कि -4 ऐड करते जाएंगे हम प्रीसीडिंग में तो आपको सक्सीडिंग टर्म मिलता जाएगा. हाँ. तो अब मुझे आप इसके बाद के 3 टर्म्स की वैल्यू बताइए. -12 के बाद क्या आएगा? 16. 16 या -16? -16. उसके बाद? -20. उसके बाद? -24. गुड. तो सिमिलरली यू कैन फाइंड जितने भी टर्म्स में यहाँ पे दो उतने ढूंढ सकते हो आप. हाँ. वेरी गुड. तो अभी तक हमने जितनी भी चीजें की है चलिए उनको मैं अब एक बार वापस से समराइज कर देता हूँ क्योंकि इतनी से ही टॉपिक्स को आप लेकर फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ एपी कर सकते हैं. देखिए ध्यान से अभी तक हमने कितनी चीजें पढ़ ली. सबसे पहली चीज, टू चेक वेदर योर सीक्वेंस इज इन एपी और नॉट. एपी में तभी होगा जब डी की वैल्यू सेम आएगी हर बार. If the value of D is not same, your sequence is not in AP. And अगर आपका D का वैल्यू सेम आता है तो ही आपका सीक्वेंस AP में होगा. फिर AP के अंदर जो वैल्यूज होते हैं हम उनको बोलते हैं टर्म्स. फर्स्ट पोजीशन पे होगा तो फर्स्ट टर्म, सेकंड पोजीशन पे होगा तो सेकंड टर्म. टर्म्स इज डिनोटेड बाय अ साइन A. D ढूंढने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज कोई भी टर्म आप चूज करो उसको उसके प्रीसीडिंग से सब्ट्रैक्ट करो. लाइकवाइज अगर मैं सेकेंड टर्म सिलेक्ट करता हूं तो इसका प्रीसीडिंग होगा फर्स्ट टर्म. सो दिस बिकम्स द फॉर्मूला फॉर डी. ऐसे ही अगर मैं सिक्स्थ टर्म सिलेक्ट करता हूं तो मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा A5 के साथ में, तब जाके मुझे मिलेगा D. तो इफ आई जनरलाइज द वैल्यू ऑफ D आई कैन राइट लाइक दिस A टाइम्स n+1 माइनस AN. यानी कि जो भी आप यहाँ पे टर्म लेंगे उससे एक कम वाले टर्म से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ठीक है. So I think so this much part is clear to everyone. Just go through this much part and अगर किसी को कुछ डाउट आता है तो मुझे पूछिए, raise your hand. and अगर डाउट नहीं आता है तो मैं आपको नेक्स्ट वाले टॉपिक पर लेकर जाऊंगा. Come on, yes everyone. If you have any kind of doubt till this, यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो हैंड रेज कीजिए या तो पूछिए. And if you are not having any kind of doubt, then we'll move to the second part. Good. Very good. So everyone just go through the first exercise. एक बार आप इस पूरे एक्सरसाइज को देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 1 में तो देखिए स्टेटमेंट को पढ़ पढ़ के आपको समझना है कि वो एपी में है कि नहीं. उसके बाद के सारे क्वेश्चंस आप गो थ्रू करो एंड जस्ट चेक कि क्या आप ये सॉल्व कर सकते हैं खुद से. Come on, 1 minute for all of you to go through this entire exercise. देखिए पूरे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को एंड अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है जो सॉल्व नहीं कर पाओगे तो जस्ट आस्क मी. थोड़े क्वेश्चंस आपको बीच में रूट्स वाले भी मिलेंगे, घबरा नहीं जाना रूट देख के. सेम प्रिंसिपल, सेम लॉजिक ही यूज करना है आपको वहां पर भी. रूट का क्वेश्चन हो या डेसिमल का क्वेश्चन हो या फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो, द मेथड विल रिमेन सेम.
ओके, डी ढूंढने का मेथड सेम रहेगा, नेक्स्ट टर्म्स ढूंढने के मेथड सेम रहेंगे, एपी में है कि नहीं वो चेक करने का भी मेथड सेम ही रहेगा। गुड, सो आई गॉट वन डाउट। यस प्रियांश, बोलिए क्या डाउट है? सर क्वेश्चन फोर्थ का फिफ्थ क्वेश्चन क्वेश्चन फोर्थ का फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट तो है ही नहीं। क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ का फिफ्थ पार्ट, ठीक है। तो फिफ्थ वाले में देखो रूट है, अब आप रूट देख के घबरा गए। आपको एक ही चीज करना है, एपी में है कि नहीं वो चेक करने के लिए क्या करोगे, a2 माइनस a1। तो हैव अ लुक ओवर हियर, फिफ्थ वाले क्वेश्चन के लिए d की वैल्यू मैं ढूंढ रहा हूं, a2 माइनस a1। a2 का वैल्यू क्या है, 3 प्लस रूट 2, एंड a1 की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा -3। आपका d का वैल्यू आया √2। अब यही आंसर बाकी सब में भी आना चाहिए, तो ही ये एपी में होगा। तो चलिए अब मैं a3 माइनस a2 कर रहा हूं। a3 की वैल्यू है 3 प्लस 2 √2, एंड a2 की वैल्यू है 3 प्लस √2। दोनों के बीच में आपको माइनस साइन डालना पड़ेगा। नाउ ओपन द ब्रैकेट, तो 3 प्लस 2 √2, ओपन करेंगे ब्रैकेट तो ये हो जाएगा -3 माइनस √2, 3 3 कट, 2 √2 माइनस √2 विल गिव यू √2। तो देखिए दोनों टाइम d का वैल्यू सेम आया। वैसे ही आप एक और बार चेक करो फॉर a4 माइनस a3, वहां पर भी d का वैल्यू सेम आएगा। इफ द वैल्यू ऑफ d इज सेम तो आपका सीक्वेंस AP में है, एंड इफ योर सीक्वेंस में, आपके सीक्वेंस में अगर d का वैल्यू सेम नहीं आता है तो आपका सीक्वेंस AP में नहीं होगा। क्लियर एवरीवन? यस प्रियांश, आया समझ में अब? Is Priyansh clear with this question now? Good. ठीक है, so now Yes, sir. if the sequence is in AP, तो अब आपको इसके आगे के भी और टर्म्स ढूंढने, 3 more terms, तो वो आप ढूंढ लीजिए। रूट डी ऐड करते जाइए, आपको मिल जाएगा नेक्स्ट टर्म। वैसे ही अगर आप पेज को टर्न करेंगे तो पीछे और भी बहुत सारे रूट वाले क्वेश्चंस हैं। आप लोग इसके अंदर भी सेम लॉजिक्स ही अप्लाई करेंगे जो अभी तक आपने नॉर्मल क्वेश्चंस में किया। वही लॉजिक्स को यूज करके आपका ये वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे। तो अभी थोड़े डिफिकल्ट दिख रहे होंगे, बट व्हेन यू विल सॉल्व इट वो सेम पैटर्न ही है। So now I think so you all can easily solve the first exercise. Good. चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। सॉरी, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन परसेंटेज में वो फोर्थ। हाँ, उसमें आप वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला लॉजिक याद कीजिए। आपके 8th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको देखकर सोचो कि क्या जो वैल्यूज आएंगी यहाँ पे वो सेम आएंगी कि नहीं। ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, आप लोग पहले खुद से ट्राई करो, और अगर फिर भी डाउट रहता है तो हम नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट ऑल ऑफ यू कि आप रीड करें क्वेश्चन को और समझे खुद से, ठीक है? So we'll take this doubt अगर ये रहता है नेक्स्ट क्लास में तो। Now we'll move to the next topic. ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज था ना, ये तो बस इंट्रोडक्शन था। यहाँ से बहुत हार्डली अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आ सकता है, चांसेस आर वेरी लो। क्वेश्चन पूछे जाने के जो 2 एक्सरसाइज हैं वो है सेकंड एक्सरसाइज एंड थर्ड एक्सरसाइज। तो चलिए सेकंड एक्सरसाइज को समझते हैं। जो फर्स्ट टाइम जब चैप्टर हमने चालू किया था तो पता है आप मजदूरी कर रहे थे सबसे पहले वाले क्वेश्चन में। अब उस मजदूरी को मैं कम करवाने वाला हूं। वो मजदूरी क्या थी एक बार वापस से देखते हैं। वही कोरोना वायरस वाला एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, देखिए ध्यान से। फर्स्ट डे द नंबर ऑफ कोरोना वायरस पेशेंट्स, लेट्स टेक इट एज 26। फर्स्ट डे पे नंबर ऑफ कोरोना वायरस पेशेंट्स है 26, एंड नेक्स्ट डे पर आपके नंबर ऑफ कोरोना वायरस पेशेंट्स बढ़ जाते हैं बाई 9 से बढ़ जाएंगे। तो 26 फर्स्ट डे था, नेक्स्ट डे हो जाएंगे आपके 35, थर्ड डे हो जाएंगे आपके 44, फिर फोर्थ डे पर नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने आएंगे 53, फिफ्थ डे पर ऐसे ही अगर आप चेक करते जाओगे तो 62। ओके,
नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, अगर ऐसा ही चलता गया तो आप लोग मुझे ये बताओ कि 27th डे पर कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स आएंगे? ऑन 27th डे कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स आएंगे? गुड, आई कैन सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मजदूरी करते हुए एक एक दिन का हिसाब निकाल निकाल के 27th डे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। मान लो ये तो 27th है, अगर मैं आपको 127th डे का डेटा मांगू तो क्या होगा आपके साथ? कितनी बड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी? 127th डे तक आप लोग ढूंढते जाओगे क्या, बार बार +9 +9 +9 करते हुए? So, as you all know, maths is all about reducing the efforts. आपका टाइम बचाता है कैलकुलेशन करने में, तो यही टाइम को सेव करने के लिए अब हम एक फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस फॉर्मूला को। यहाँ पे एवरीवन पे अटेंशन ओवर हियर। देखिए यहाँ पे ध्यान से, मैं एक छोटा सा सीक्वेंस ले रहा हूं, उसमें मैं समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं इसको बड़े वाले नंबर्स पे लेकर जाने वाला हूं। एवरीवन पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन। एज यू कैन सी कि ये मेरा जो सीक्वेंस है, दिस इज इन एपी बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज सेम, 2 2 2 2 एंड 2। द वैल्यू ऑफ डी इज सेम, यानी कि मेरा सीक्वेंस एपी में है। ये है फर्स्ट टर्म, दैट इज ए। द वैल्यू ऑफ ए इज 2। सेकेंड टर्म कैसे मिलता है आपको? फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करने पे मिलता है, यानी कि 2 + 2 आपको मिला 4। थर्ड टर्म कैसे मिलता है? सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दोगे तो थर्ड वाला टर्म मिलेगा, यानी कि A2 + D कर दोगे तो आपको थर्ड टर्म मिल जाएगा। फोर्थ टर्म ढूंढने के लिए A3 + D करेंगे, यानी कि थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड, तो आपका आंसर आया 8। इसी पैटर्न को आप ऑब्जर्व करो। इसको मैं जनरलाइज ऐसे कर रहा हूं, सुनिए ध्यान से। अगर मैं सेकेंड टर्म ऑब्टेन करने के लिए फर्स्ट टर्म में एक बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करता हूं, थर्ड टर्म ऑब्टेन करने के लिए अगर मैं फर्स्ट वाले टर्म में ही 2 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करूं तो आंसर तो सेम ही आएगा ना। सुनो ध्यान से, थर्ड टर्म ऑब्टेन करने के लिए मैंने कॉमन डिफरेंस को 2 बार ऐड किया, क्यों? पे अटेंशन। सेकेंड टर्म लाने के लिए मैंने एक बार डी ऐड किया, थर्ड टर्म लाने के लिए 2 बार डी ऐड करेंगे फर्स्ट टर्म के अंदर, फोर्थ टर्म लाने के लिए 3 बार डी ऐड करोगे, किसमें? फर्स्ट वाले टर्म में। ऐसे ही फिफ्थ टर्म लाने के लिए 4 बार डी ऐड करोगे फर्स्ट वाले टर्म में। अगर मैं इसको ऐसे लिखते जाऊं, सेकेंड टर्म लाने के लिए फर्स्ट टर्म में एक बार डिफरेंस को ऐड किया, थर्ड टर्म लाने के लिए 2 बार डिफरेंस को ऐड किया, फोर्थ टर्म लाने के लिए 3 बार, ऐसे ही फिफ्थ टर्म लाने के लिए 4 बार डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा, सिक्स्थ टर्म लाने के लिए 5 बार, सेवेंथ टर्म लाने के लिए 6 बार। तो इससे अगर आप लोग जनरलाइज करो तो ऐसा कुछ रिलेशन आ रहा है। आपको जो भी टर्म ढूंढना है, मान लो दैट इज an, तो आप फर्स्ट वाले टर्म में इससे एक कम, यानी कि n-1 टाइम्स d को ऐड करोगे। देखो यहाँ पे सेकेंड टर्म ढूंढना था तो फर्स्ट टर्म में, एंड यहाँ पे 2 से एक कम, एक बार डिफरेंस ऐड किया। थर्ड टर्म ढूंढना था तो फर्स्ट टर्म में 2 बार डिफरेंस ऐड किया, फोर्थ टर्म में 3 बार डिफरेंस ऐड कर दोगे फर्स्ट के अंदर। ऐसे ही जनरलाइज करेंगे हम, तो 8th वाला अगर आपको टर्म ढूंढना है तो फर्स्ट टर्म में आप 7 टाइम्स डिफरेंस को ऐड करोगे। तो ये बन गया मेरा एक जनरलाइज फॉर्मूला कि अगर मुझे कोई भी पोजीशन का वैल्यू ढूंढना है, इफ आई वांट टू फाइंड an, तो मेरा फॉर्मूला होगा फर्स्ट टर्म के अंदर इससे एक कम टाइम्स डिफरेंस को ऐड कर दोगे आप लोग। ठीक है, तो अब हम चलते हैं वापस से उसी क्वेश्चन पे जिसमें आप लोग मजदूरी कर रहे थे। देखिए ध्यान से, ये था आपका क्वेश्चन। आपको ढूंढना है कि 27th डे पर कितने कोरोना वायरस पेशेंट्स होंगे। तो हम यूज करेंगे सेम फॉर्मूला। हमें ढूंढना है A27, तो फॉर्मूला होगा आपका A + 26 टाइम्स D।
A27 ढूंढने के लिए आपको दो वैल्यू चाहिए, एक A का वैल्यू चाहिए और एक D का वैल्यू चाहिए। तो हैव अ लुक टू द सीक्वेंस। A का वैल्यू है 26 एंड D का वैल्यू क्या है इनमें, 9 है आपका D का वैल्यू। तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स 26 यानी कि 260 पेशेंट्स आपको मिलेंगे 27th डे पर। A27 की वैल्यू 260. So on 27th day 260 number of patients are going to register. Similarly now can you all find for the 127th day कि 127th day पर number of coronavirus patients कितने आएंगे? Come on, tell me. On 127th day, how many coronavirus patients will be coming? Come on everyone, solve it. Just a basic calculation. वही करना है आपको यहाँ पे. Good. 1160 is the correct answer. तो जिनका भी आंसर 1160 आ रहा है, that is correct. 1160 is the correct answer. Good. चलिए देखिए कैसे किया हमने इसको सॉल्व। हमें ढूंढना था 127th वाला टर्म, तो हमें A के साथ 126 टाइम्स D को ऐड करना पड़ेगा। A का वैल्यू है 26 एंड D का वैल्यू है 9। इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर एज 1160। तो 127th डे पर 1160 नंबर ऑफ पेशेंट्स आने वाले हैं। क्लियर एवरीवन? लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, देन विल wrap up the session. So the question for all of you is here. देखिए ध्यान से, 4 1 -2 -5 ये है आपका सीक्वेंस। आप लोग अब ढूंढ के दीजिए A19। कम ऑन, फाइंड द 19th टर्म कि 19th पोजीशन पे कौन सी वैल्यू आने वाली है। On, tell me. Good, I can see some of the answers. -50, -50. Good. -50 is going to be the answer over here. देखिए ध्यान से, to find A19 the formula is A plus 18D. A का वैल्यू है 4, D यहाँ पे है आपका -3। D की वैल्यू ध्यान से रखिएगा, यहाँ पे कुछ कुछ बच्चे +3 डाल देंगे यहाँ पे, बट मेक श्योर जो भी आपका D आता है वही यहाँ पे डालोगे। To find D the formula is A2 minus A1, यानी कि 1 minus 4 is -3। D की वैल्यू अब आप यहाँ पे डाल दीजिए, इसको आप सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिलेगा -50, because 18 into 3 is going to be -54, because यहाँ पे माइनस है। -54 plus 4 will give you -50, so the 19th A19 value is -50. I hope so this much part is clear to everyone. पर सेकेंड एक्सरसाइज में मैं आप लोगों को कुछ देने वाला हूं नहीं अभी, इसको हम नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा डिस्कस करेंगे एंड देन विल मूव अहेड टू द सेकेंड एक्सरसाइज। द होमवर्क फॉर टुडे इज योर फर्स्ट एक्सरसाइज ओनली। इसी को खाली कीजिए एंड बी एक्सपर्ट इन फाइंडिंग वेदर इट इज इन एपी और नॉट। फिर हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे सेकेंड एक्सरसाइज पे। एंड इफ एनीवन हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन रेज योर हैंड, एंड जिनको भी डाउट नहीं है दे कैन लीव द सेशन। यस, बोलिए क्या डाउट है? सर डाउट तो नहीं है, पर मेरी एग्जाम कल से स्टार्ट हो रही है। ऑल द बेस्ट आदित्य, ऑल द बेस्ट। सुना तो सही पर मेरी बात। अच्छा, ऑल द बेस्ट नहीं चाहिए था? नहीं, और मतलब वो तो चाहिए था। ठीक है, बोलो। सर फिर 8 जून के बाद मैं ये होमवर्क कर दूं एक्सरसाइज वाला, क्योंकि अभी मेरी एग्जाम्स है। ठीक है,